सामीन و नाजरीन, वुलर टेलीकास्ट की नशरियात लेकर आपका मेजबान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमने कश्मीर के एक खास मौजू पे बात की थी, कश्मीर के कल्चर पे हमने बात की थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि कल्चर एक वसी मौजू है, इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। लेकिन आज हम जिस डायमेंशन और जिस पहलू पे बात करने जा रहे हैं वो कल्चरल प्लूरलिज्म है। कल्चरल प्लूरलिज्म जब हम बात करते हैं इसकी, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में मुख्तलिफ मज़ाहिब, अकायद और तहजीब से वाबस्ता लोग जो हैं वो हम आहंगी के साथ इस तरह से रहते हैं कि वो अपनी इनफरादियत भी कायम रखते हैं। एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में लोग अपने अकायद और अपनी शिनाख्त को फॉलो करते रहते हैं और दूसरों के अकायद और आइडेंटिटीज की कदर करते हैं। एक जमहूरी निज़ाम की बुनियाद ही प्लूरलिस्टिक उसूलों पे होती है, जहाँ डाइवर्सिटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और प्लूरलिज्म की बुनियादें कश्मीर की सोसाइटी में सदियों से गहरी रही है। कश्मीर में आपसी भाईचारे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की जो मिसालें हैं वो आज भी दी जाती हैं। यहाँ तक कि 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने के वक्त इस भाईचारे का जनाजा निकला था, उस वक्त कश्मीर ने बड़े फख्र के साथ अपनी शमायत को कायम रखा। में मुख्तलिफ फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस कल्चरल प्लूरलिज्म को आगे बढ़ाया और किया, जिनमें सूफी संत, शायर और अदीब, यहाँ तक कि सियासतदान भी शामिल हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम शिक्षा और अदीबों का क्या रोल रहा है उस पर बात करेंगे। और इससे पहले मैं अपने नाम का कहूँगा, हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं वो सबसे पहले डॉक्टर प्रोफेसर अतिया नज़ीर साहिबा हैं, अतहर ज़िया साहिबा हैं, जो यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर हैं, बहुत सारी किताबों की मुसन्निफ हैं और हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हैं, BBC से बात, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है। प्रोफेसर ज़िया साहिबा, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खैर मकदम। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो डॉक्टर नज़ीर आज़ाद साहब, श्रीनगर पुलवामा से इनका ताल्लुक है और वुमेन्स कॉलेज सोपोर में बहस के प्रिंसिपल काम किया हुआ है। बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। कश्मीर की तहजीब और कश्मीर की सकाफत पे बहुत ही अहम काम किया हुआ है और एक नज़र रखते हैं। डॉक्टर नज़ीर आज़ाद साहब, आपका बहुत खैर मुक़द्दम है। मेरे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं गुलाब सैफी साहब, जिनका ताल्लुक किश्तवाड़ से है, शायर हैं, अदीब हैं, कलमकार हैं और कल्चरल एकेडमी से वास्ता है। कश्मीर की तहजीब पे एक अच्छी खासी नजर रखते हैं। जनाब आपसे इसके साथ हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो से वापस आए और डायरेक्टर जनरल
के काम किया है। श्रीनगर रेडियो कश्मीर से बहज़ेद डायरेक्टर रहे हैं। जनाब बशीर आरिफ साहब, आपका खैर मकदम है। इसके साथ मैं दावत दूंगा, मेरे साथ हमारे साथ एक और हमारे मेहमान हैं, जनाब अजीत सिंह मस्ताना जी, जो पंजाबी के शायर हैं, कश्मीर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, अदीब हैं, कलमकार हैं, एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर की तहज़ीब व तमद्दुन पे बहुत काम किया है। उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब अजीत सिंह मस्ताना साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया शुक्रिया जी। जनाब हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब, आप प्रोफेसर हैं, रिलीजियस स्टडीज़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेट की वजह से आते जाते रहेंगे, लेकिन इनसे भी हम बात ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ मैं दावत दे दूँगा, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर से वाबस्ता रहे हैं, बहुत काम किया है। कश्मीरी ज़बान के जाने पहचाने एक लिखारी हैं, उर्दू में भी लिखते हैं और तहज़ीब व तमद्दुन पे एक ख़ासी नज़र रखते हैं। जनाब शौकत कश्मीरी साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस प्रोग्राम में। आप तमाम हज़रात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ ले आए और आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की, जो इंतहाई अहम प्रोग्राम है इस लिहाज से कि 2020 का आखिरी प्रोग्राम भी होगा। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर अत्तर ज़िया साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताइए कि एक जमहूरी निज़ाम में कल्चरल प्लुरलिज्म को बड़ी अहमियत हासिल है। आप इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये कल्चरल प्लुरलिज्म होता क्या है और किस तरह से इसकी अहमियत जो है एक ऐसे निज़ाम में बढ़ जाती है जो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी कहलाती है। जी डॉक्टर अत्तर ज़िया साहिबा, आप हाँ जी अनम्यूट हैं आप। हाँ, आई जस्ट अनम्यूट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। कल्चरल प्लूरलिज्म या मल्टीकल्चरलिज्म जिसे कहते हैं, या यू नो जिसे और हम ये भी कह सकते हैं कि तमद्दुनी इज्तिमाइयत, हाउ इज़ दैट इम्पोर्टेंट फॉर अ सोसाइटी जैसे कि कश्मीर। मुझे लगता है कि द वर्ड जमहूरियत यहाँ पर जब आप बोलते हैं तो किसी भी सोसाइटी के लिए, चाहे वो जमहूरी हो या ना हो, तमद्दुन तहजीब बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी तो हमेशा से ही सिंक्रेटिक रह चुकी है। इट्स अ कलेक्टिव सोसाइटी जहाँ पे डिफरेंट मजहब, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, बहुत सदियों से। हमें तो ऑलरेडी पता है कि हमारे और कश्मीरी मुसलमान भाई हमेशा से एक साथ रहे हैं, सिख बरादरान। तो I think Kashmiri society very well, they know the focus of multiculturalism and the merits of multiculturalism. And also the role of poets and critics in such a society. I think for a democratic society to exist, all of these things are very, very important. But at the same time, we also have to think about does a democratic system exist around us? So for us to have that. Right. पे भी नजर रखनी है। जी डॉक्टर अत्तर ज़िया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पे प्रोफेसर हमारे हमीद नसीम साहब हैं। जनाब प्रोफेसर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मेरे ख्याल में उनका इंटरनेट फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या डॉक्टर बशीर आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप एक ऐसे इदारे से वाबस्ता रहे हैं जिसने हमेशा से कल्चर, तहजीब और तमद्दुन को उजागर करने की कोशिश की है। आप मुझे ये बताइए डॉक्टर जो अत्तर
ज़िया साहिबा हैं, उन्होंने जो कुछ कहा इस तनाजुर में, और सिचुएशन जो है सोशो पॉलिटिकल कल्चरल सिचुएशन जो हमारी कश्मीर की है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप इस कल्चरल प्लुरलिज्म को किस निगाह से देखते हैं, इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। शुक्रिया जावेद साहब, और अतर ज़िया मेरी बरखुरदार हैं, इन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत मानी खैज बातें हैं, और यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही मवाद है उन छोटी छोटी बातों में अंदर। जी, मैं आपकी तवज्जो, पूरी जो पैनल है हमारी आज की, डॉक्टर नजीर आज़ाद साहब हैं, गुलाब सैफी साहब हैं, शौकत फारूकी साहब हैं, अतर ज़िया खुद हैं, आप हैं, हमीद नसीम रफ़िया बारी साहब, मस्ताना जी, जो जम्मू कश्मीर खास तौर से ये रियासत रही है, यहाँ पर कश्मीरी पंडित छोटी सी पॉपुलेशन है, ठीक अब भी है कुछ मौजूद, 3%, 3 to 4%, लेकिन उसको मैं कम्युनिटी कहता हूँ जी, हालांकि कम्युनिटी नहीं है, वो क्लास है, क्योंकि कम्युनिटी बनती है जो सब्जी उगाने वाले से, उसमें नाई भी होता है, उसमें रोटी बनाने वाला भी होता है, उसमें सफाई कर्मचारी भी होता है, उसमें गाने बजाने वाला भी होता है, उसमें चपरासी होता है, ड्राइवर होता है, सब्जी बेचने वाला होता है, हर तरह का काम करने वाला। लेकिन कश्मीरी पंडित बरादरी जो हमारी है, उनको हमने हमेशा सीने से लगा के रखा। हमेशा सब्जी वो मुसलमान की दुकान से खरीदते रहे, उनके घर की सफाई मुसलमान खाकरों भी करते रहे, और गाने बजाने का मौका आया तो कश्मीरी मुसलमान ही गाने बजाने के लिए उनके घरों में आए, शादियों में। यहाँ तक कि आपको ये जानकर हैरत होगी, अगर जो नहीं जानते, कई लोग, सारे लोग जानते हैं कि जब दाह संस्कार की बारी आती है, उस वक्त जो वहां पे शमशान घाट पे जलाने वाला होता है वो भी मुसलमान ही होता है। तो इससे बड़ी यकजहती और रवादारी की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है सिवाय कश्मीर। अब चूंकि हालात कुछ ऐसे हो गए कि निकलना पड़ा आधी रात को, दिन को, क्या वजूहत उसकी, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि वो मौजू नहीं है, मौजू है प्लुरलिज्म का। हमारी जो आस्थाएं हैं, जो अकायद हैं, वो कहीं कहीं पे मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ तुलबुला एक जगह है माता खीर भवानी का, अगर मैं भी वहां जाऊं तो अगर मैंने गोश्त खाया है उस दिन, या अंडा खाया है, नॉन वेज खाया है, तो मेरी आस्था ये है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा मंदिर में, ये एहतराम है। या रिश्मैल साहब जो अनंतनाग में है, इस्लामाबाद में एक दरगाह है, जब वहां पे उर्स होता है तो वहां की आसपास की बस्ती नॉन वेज नहीं पकाते हैं, कश्मीरी पंडितों का एहतराम है। अब शायरी ले लीजिए आप, मैं आपको बताऊं कि त्राल का एक कश्मीरी हिंदू जो बहुत बड़ा नात खान था, नातें लिखी है उसने, या डॉक्टर आजाद साहब को भी याद होगा, या हमारे जो फाजिल कश्मीरी रहे हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरत लीलाएं लिखी हैं, या मुख्तलिफ अदीबों ने, शोरा ने, कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, उसके बाद आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जा सकते हैं। मैं एक मर्तबा अपने स्कूली दिनों में, मैं चूंकि रेडियो से वाबस्ता रहा बचपन से, तो मेरे एक टीचर थे, डॉक्टर, उनका नाम था वली साहब, कश्मीरी पंडित थे, उनके बेटे की शादी थी, वो मुझे भी दावत बुला के ले गए, क्योंकि मैं चूंकि रेडियो से वाबस्ता था, कुछ लोग जानते थे, एक पहचान थी। तो वहां पे गोपीनाथ थे, एक गाना बजाने वाले कश्मीरी पंडित जो छतरी गाते थे, वो आए गाने के लिए। उन्होंने वहां पे जब गाना शुरू किया तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने महफिल का आगाज एक नाते शरीफ से किया। ये टॉलरेंस थी कश्मीर की, ये टॉलरेंस थी कश्मीर की। और मैं जब रेडियो कश्मीर में रहा तो मैंने नए सिरे से कुछ ऐसे लीलाएं कश्मीरी रिकॉर्ड करवाई, मुसलमानों ने गाई हूँ। तो सबसे बड़ी लीला जो है बेलते मादल, वो कल्चरल प्लुरलिज्म की बहुत बड़ी मिसाल है। वो है हमारे उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल, जिन्होंने वो लीला गाई है, बेलते मादल बेनुगला पंपोज दस्ते पूजा इलागो परम शिव शिवनाथ दस्ते। तो ये खाली आपको कहीं नजर आएगा। बशीर आरिफ साहब, आपके साथ इस सिलसिले में गुफ्तगू रहेगी। आपने बहुत ही अहम नुकात की तरफ तवज्जो दिलाई है।
میں یہاں پہ آپ کی طرف دوبارہ آنے کی کوشش کروں گا، ضرور آؤں گا اور آپ سے کچھ مزید گفتگو بھی رہے گی۔ یہاں پہ میں دعوت دے دوں گا جناب ڈاکٹر نذیر آزاد صاحب سے، اور ان سے میرا یہ سوال ہوگا کہ کشمیر جو ہے، جس کی طرف بشیر صاحب نے بھی بشیر عارف صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی، ہمیشہ بھائی چارے، محبت اور اخوت کا گہوارہ رہا ہے، اور ہمارے شاعروں مثلا مہجور، حبہ خاتون، شیخ العالم، رسول میر، شاعروں اور ادیبوں نے اس بھائی چارے کی روایت کو بہت ہی فروغ دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان شاعروں کے اس کنٹریبیوشن کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، اور وہ کہاں تک اس بھائی چارے کی روایت کو فروغ دینے میں مدد و معاون ثابت کار ہوئے ہیں؟ جناب نذیر آزاد صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب۔ ڈاکٹر اطہر ضیاء صاحبہ نے صحیح فرمایا کہ یہ جمہوری نظام نہیں بلکہ ہر کسی سوسائٹی کے لیے پلورلسٹک ہونا اہم، یہ پری ریکویزٹ ہے۔ اور بشیر عارف صاحب نے نام لیا گوپی ناتھ ولی صاحب کا، تو تمانا اس وانا گپ گول وانا بڑی محبت سان، اور یہ کیا یہ سب سے اہم بات نہیں ہے کہ ولی جو ہے یہ عربی لفظ ہے، ولی عربی لفظ ہے اور کشمیر کے ہندو کی ذات ہے، اس سے بڑی پلورلسٹک سوسائٹی کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک لٹریچر کا، یا لٹریچر ہی نہیں فنون لطیفہ کا جہاں تک تعلق ہے، جی اب ہمیں لتاڑ آیا، اب ہمیں نکالے آئے، لتاڑ آئے، دوسرے لوگ آئے، انہوں نے اب ہمیں کلچرل پلورلزم کے بارے میں اب ہمیں یہ سبق پڑھانا شروع کیا۔ لیکن جو ہماری مشرقی روایات ہیں، یہاں پر یہ لٹریچر کا سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے شعوری طور پر کوشش کریں، جی بلکہ یہ لٹریچر کے یا فنون لطیفہ کی خمیر میں ہی ہے پہلے سے۔ جی اب ہمیں یہ سوشالوجی کا ایک سبجیکٹ ہے، یہ لٹریچر کا ایک چھوٹا سا موضوع ہے، جی یہ پلورلسٹک سوسائٹی میں کس طرح رہا جائے۔ لیکن جو ہماری مشرقی روایت ہے وہاں پر ہم نے، اور خاص طور پر میں کشمیر میں کی بات کروں گا، کہ یہاں پر جب سنسکرت کا بول بالا تھا تو جو شیخ العالم اس وقت کے بہت بڑے شاعر تھے، چلے ان کی مذہبی اور تبلیغی حیثیت تو وہ تو مانی ہوئی ہے، بہت بڑے شاعر تھے، ان کی شاعری میں ہم وہ تلمیحات، وہ الفاظ و استعارات دیکھتے ہیں جو کشمیری، جس کو ہم ریشیت کہتے ہیں، یا جو کہ ایک سنسکرت روایت رہی ہے، وہاں سے جس کو آج یہ ہمارے پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں صاحب یہ انٹر ٹیکسچویلٹی ہے، لیکن یہ انٹر ٹیکسچویلٹی یہ شیخ العالم اور لال دیڈ سے ہی برابر ہمارے رگوں تک جاری و ساری ہے۔ دوسری بات کہ ہمارا پہلا جو پلورلسٹک سوسائٹی کا جو تصور ہے، اس کا سب سے بڑا سمبل جو ہے، کہ عام کہاوت ہے کہ پھر لال ماتا لالیشوری وہ وہاں سے گزری تو شیخ العالم پیدا ہوئے تھے اور وہ دودھ نہیں پیتے تھے تو انہوں نے اس کو دودھ پلایا۔ یہ دودھ پلانا کیا ہے؟ یہ ایک روحانی استعارہ ہے، اس روایت کا تسلسل ہے جو لال دیڈ سے پھر جو ماضی کے سراہی سے مستقبل کے پیمانے میں جا رہا تھا، لال دیڈ سے وہ ٹرانسفر ہو رہا تھا شیخ العالم میں، اور یہ کلچرل پلورلسٹک ہمارے ہاں۔ اور دوسری بات، سنسکرت زمانے میں جبکہ اب اسلام، ایڈونٹ آف اسلام، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ
हमारे बड़े आचार्य 11 में से जो संस्कृत के बड़े आचार्य हैं 11 में से हमारे 9 आचार्य रहे और हमें इस बात पर फख्र है आज भी, और आजकल उसकी बाजियात कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जब फारसी दौर था, फारसी दौर में बिला लिहाज मजहब मिल्लत बड़े बड़े उलमा जो थे वो फारसी के थे, वो हिंदू थे, वो बुद्धिस्ट थे, और बाद में तो सिख भी उसके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन डॉक्टर नजीर साहब, आपने बहुत ही एक अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई है। एक मिनट में मैं खत्म करूंगा। बशीर आरिफ साहब ने बेलते मादल वेनुगोला पंपोज दस्ते पूजाए लागे परम शिवस और या ने भी गोश्त फरियाद था जो मोहनलाल आयमा साहब ने गाए। खुद बशीर आरिफ साहब ने जो फ्यूजन किया है कि क्या है वो लद्दाखी और इसका हैसन्यूनम बालियरी, ये क्या है? ये फ्यूजन भी उसी जो क्या कहते हैं एक रिवायत है, उस रिवायत को जोड़ने का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा। मैं डॉक्टर आजाद साहब आपकी तरफ फिर दोबारा आऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमारे अजीत सिंह मस्ताना साहब जो हैं, इनका इंटरनेट कुछ आंख मिचोली खेल रहा है, लेकिन मैं उन्हें जरा थोड़ा सा दावत दे दूंगा इस पे। अजीत सिंह मस्ताना जी, आप एक पंजाबी के राइटर हैं और पंजाबी में लिखते हैं, और पंजाबी में आपने इतनी खूबसूरत कलाम लिखा है और इस रवाद फिर चले गए। अजीत सिंह मस्ताना जी, अगर आप आ सकते हैं, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी अजीत सिंह जी? चलें, मेरे ख्याल में मैं अजीत सिंह जी का जो ये क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमारे साथ हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब, आप हैं वहाँ पे जनाब? हेलो नसीम साहब, आप हैं? हेलो, शौकत फारूकी की तरफ मैं आता हूँ। शौकत फारूकी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बिल्कुल। शौकत साहब, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर के सरबराह रहे हैं और कश्मीरी तहजीब व तमद्दुन पे आपकी एक अच्छी खासी नज़र भी है। क्या आप हमें थोड़ी सी इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं कि जो कश्मीर में एक प्रोग्रेसिव ग्रुप रहा है राइटर्स का, जिसमें दीनानाथ नादिम, रहमान राही, हामिदी कश्मीरी, अमीन कामिल, अली मोहम्मद लोन वगैरह जैसे कलमकार शामिल रहे हैं, इनकी राइटिंग्स और इनकी पोइट्री से, हालांकि एक प्रोग्रेसिव ग्रुप था, एक प्रोग्रेसिव नजरिए का असर इनके अदब पे हमें नजर आता है, लेकिन जो कश्मीर की एक सदियों पुरानी रिवायत तो है जिसे हम प्लूरलिज्म कहते हैं, इनके शायरी, इनके राइटिंग्स में आपको कहाँ तक नजर आता है और किस हद तक इनको फरोग मिला है? जी शौकत साहब। जावेद साहब, शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। हालांकि मैं खुद शायर नहीं हूँ, लेकिन शायर हजरात के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है, दोस्ती रही है, उनके साथ उठना बैठना रहा है। आज जिस मौजू पे आप बात करना, अभी ये कॉल आ रही है, पता नहीं किसकी डिस्टर्ब करता है। जी, मेरी गुजारिश होगी तमाम पार्टिसिपेंट से कि अपने माइक्स म्यूट कर लें प्लीज। जी अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ जावेद साहब कि जो कल्चरल प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं हम, और उसमें जिन शुअरा हजरात की आपने अभी बात की, जिसमें दीनानाथ नादिम साहब, राही साहब या दूसरे हजरात, अमीन कामिल साहब हैं, या कुछ अफसाना निगार भी है, कुछ प्रोज राइटर्स भी है, उन्होंने क्या रोल इसमें किया है। मैं सबसे पहले जो मैंने समझा है कि कश्मीर की जो सोसाइटी रही है, ये सदियों पुरानी सोसाइटी है, जिसमें पहले से ही एक प्लूरलिस्टिक वो इथॉस रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो अनपैरेलल्ड है। इतना हमारी जो ये साउथ एशियन सोसाइटी है उसमें भी इतना वो कुर्बत
جو مختلف مذاہب کے درمیان رہی یا جس میں مذاہب کے لوگوں کے درمیان رہی ہے وہ اتنا کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا جو جموں کشمیر میں پرٹیکولرلی آپ کو اویلیبل تھا. جی اب سیاسی حالات کی وجہ سے یا کسی اور حالات کی وجہ سے کیا ہوا ہے وہ دوسری بات ہے. لیکن یہاں پہ میں کچھ مثالیں ایسی دوں گا جو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہوئی ہے, جو ہمارے ارد گرد ہوا کرتا تھا. تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ حبہ قدل ایریا میں مسلمان اور ہندو جو ایک ساتھ رہتے تھے تو وہ لوگ اپنی کھڑکی یعنی دائری کی استم آنکھیں کے سن پل ناوان رائٹ یس وہ جو وہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ وہ شیئر کرتے تھے. جو کھانا پکانا ہوتا تھا, انہوں نے کچھ کھچڑی پکائی ہے, انہوں نے ماز پکایا ہے, انہوں نے مچھلی پکائی ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے تھے. ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اتنا شریک ہوتے تھے جیسے ایک پرابلم ایسی ہوتی تھی کہ سب لوگ اس کو اپنا ہی سمجھتے تھے. جی میں نے میرے ساتھ کچھ پنڈت لڑکے پڑھتے تھے جو اسکول میں, لیکن ہمارا جو ایریا تھا یہاں پہ پنڈت کم ہی رہتے تھے, لیکن وہ دوسری جگہوں سے آتے تھے 2-4 لڑکے. اس میں ایودھیا نام کا ایک لڑکا تھا, اسکولنگ میں کی بات کر رہا ہوں میں, جب ہم اسکولنگ کرتے تھے. تو اس نے ایک دن کھانا پکا کے لایا تھا اور وہ میرے ساتھ وہ شیئر کر رہا تھا. میرے ساتھ وہاں پہ جو بچے ادھر ادھر بیٹھے تھے, کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ پنڈت کے ساتھ کھا رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو پیر گھرانے کا یہ فاروقی ہے اور یہ پنڈت کے ساتھ کھا رہا ہے. پھر ہماری ایک ٹیچر تھی, ہمارا نام تو پورا یاد نہیں ہے, وہ پنڈت ٹیچر تھی. پھر اس نے ہمیں اس پہ ایک لیکچر دیا کہ کس طرح سے یہ بھائی چارہ قائم رہ سکتا ہے, کس طرح سے ان کی قدر کرنی چاہیے. اگر آپ لوگ کھائیں گے کچھ ہوتا نہیں ہے, اس سے کوئی مذہبی وہ گڑبڑ ہوتی نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں کو اکٹھا کرنے کا جو اس نے درس دیا تھا اس وقت, وہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے اور میں اسے ایکسپیرینس کرتا رہا. کالج میں میرا ایک دوست تھا اشوک نام کا, وہ اور میں ایک ہی کپ میں پانی, وہ چائے پیسے کم ہوا کرتے تھے کالج کے زمانے میں, تو چائے پینے جاتے تھے تو ایک کپ لیتے تھے, شیئر کرتے تھے. وہ بھی میں ان کے گھر جاتا تھا, اس کی ماں مجھے کھانا کھلاتی تھی, وہ میرے گھر آتا تھا, وہ میرے گھر میری ماں کے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا. تو کچھ اس طرح سے یہ جو یہاں پہ وہ لگاؤ تھا ایک دوسرے کے ساتھ, وہ جن حضرات کی آپ نے بات کی ان کے افسانوں میں بھی, ان کے لیکس میں بھی, انہوں نے جو شاعری کی ہے یا افسانے لکھے ہیں یا جو بھی کچھ لکھا ہے, پروز لکھی ہے, اس میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ہندوستان میں آپ کو نہیں ملے گا, یا پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا, یا یہاں ساؤتھ ایشیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا, جو ہمارے کشمیر میں یہ جو پلورلسٹک جو وہ فیلنگ تھی, وہ in the real sense of word you would find it in Kashmir only. That's great of you. آپ نے بہت اچھی طرح سے ان کی وضاحت کی, لیکن تشنگی پھر بھی رہی. جو میرا سوال تھا وہ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا جب میں آپ کی طرف آؤں گا. لیکن ہمارے پاس یہاں پہ اس وقت جو ہیں وہ غلام صفی صاحب ہیں. غلام صفی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ کلچرل اکیڈمی کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں, پچھلے تقریباً میرے خیال میں 2-4 سال پہلے کی بات ہے, 5-6 برس پہلے کی بات ہے کہ کلچرل اکیڈمی میں ایک کلچرل ڈائیورسٹی کا ہفتہ منایا گیا, جہاں پہ پنڈت برادری کے شعراء نے نعت جو تھے وہ وہاں پہ پڑھے, اور مسلم شعراء جو تھے انہوں نے بھجن گائے. بالکل. تو اس قسم کی جو روادری ہے اور اس قسم کا جو بھائی چارہ ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا کیا رول رہا ہے یا کیا رول ہونا چاہیے؟ جی پہلے تو تمام پینلسٹ کو میرا سلام, آداب, ست سری اکال, اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اس وقت جہاں جہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں, سب کو میرا صدق کے دل سے سلام.
हमारा जो आज का टॉपिक है कल्चरल प्लूरलिज्म, और इसमें आपने ये भी रखा है कि राइटर्स का क्या रहा है रोल, जहां तक मैं समझाऊं यही आपने कहा था कि पर्टिकुलरली हमारे लिटरेचर ने क्या दिया है, इस बारे में काम क्या हुआ है। बिल्कुल, ये इस पे भी आप बात कर लेंगे, और जो मेरा सवाल है हाँ वो वही मैं कनेक्ट वहीं पे आ जाऊंगा, बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। तो चूंकि मैं मजहबी तौर पे मुसलमान हूं, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है इस प्रोग्राम की वसादत से, ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अदर रिलीजन्स का ये कहूं कि उन्होंने क्या काम किया है। और मेरे जहन में एक नाम आता है, अगर उसके बगैर मैं ये यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म करूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी इस प्रोग्राम के साथ भी, और हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। वो है एक नाम, दीनानाथ नादिम जी, अभी बात की थी हमारे। तसव्वुर तुहिंद रोयुक आव मुशख्खस गो गुलाबस रंग, तुहिंद फलविन डेकन द्युत अब रोए गाशिर संगरमालन। हो सकता मैं यहाँ पे गलत भी पढ़ूं, मुझे ये हजरात ये रहनुमाई फरमाएंगे, फिर मैं स्किप करूंगा। अगर वच आसि बोड़ लच दद आसि तस छु गट मंज गा, यमिस पोज हुब छु तस सत रहमत मोहम्मद रसूलल्लाह। ये लिखने वाले कौन है? दीनानाथ नादिम। ये लिखने वाला दीनानाथ नादिम है। अब मैं आता हूं उनकी नात। दूसरा, कल में गनेयम यस्तमलेयम पुचनम पस्य हुत पान बकर क्या। अच्छा, यहीं से अब आप देखिए कशीर तो हुबे रसूल दीनानाथ नादिम यमन दशवनी कित पड़ यह जाहिर कर कशीर ते मद्देनजर थवित तो पनुन अकीद बेस मजहबस यह तथ कुन यह अकीदतन पन तिम गुलाहे अकीदत पेश करान कि पकान ये वत येले आसि पकान ये वत येले अस्कि नवान छ सैन कशीर पजस पजस छु गसान म्युल बनान छु सोन जमीर म्योन जमीर। पत क्या छु वनान अथि दुआ सलाम इलाही सवाब खैर कबूल कशीर साइनी रेशुद टोट फखरे हुबे रसूल। जनाब आली ये छु साइनि तहजीबुक सन कल्चर सन कल्चरल डाइवर्सिटी कशीर हंज रूजमच। ये दीनानाथ नादिमस ओस न कहां हर्ज आसन सोस नात लेखन हमद छ लिखमित तिमो छ ईज हिंद बात लिखमित मतलब कई यम करन वै सन पैनलिस्ट तथ पे ईद बात छ तिमो लिखमित। इथे पट जनाब अली बम कल्चरल अकेडमी मज 2-4 वरी ब्रोह कोर कई मतलब सन बट बय सन अगर तिम वुचन तिमो पर नात। हाँ, तो साइनो एक आध मुसलमान मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता किसी पैनलिस्ट को ये उन्होंने वो लीला पढ़ी मतलब लो प्राने उतरा तो तिमो क्या उस कोरमत आज किस वक्त यथ युस ये नार छु तूफान छु यत अस लगमित छ अलहदा अलहदा लगमित छ मतलब बे ऐसे समझन तिहंज कोशिश लगित। लेकिन सोन लिटरेचर सोन सकाफत तिथ पठ जुड़ित तमिक रूट यीत मजबूत तम बोई कुछ पठ तीत रूट यथ हेक कह वाव कह तूफान अलग अलग कर। बह दिमो तुम ब्या मिसाल चिनाब वैली हज जनाब डूलवाल सोबन नाव आसो तुम बूजमुत जनाब बशीर आरिफ सोबत आसि पता क्या चिनाब वैली समान ताल्लुक तत क्या इत पे जन्माष्टमी नेरान जुलूस जलस तो डूलवाल सबस खतर बनावन सह सीट यथ पे रैली करान
तो सो ओस भजन गेवान कहन अनन बट बायलिन हन युस तथ क्या वन तथ युस यहन नेरन बटन हन सा जन्माष्टमी हारमोनियम हैत तो सोस आसन ये वन तो वो यह कुसा खूबसूरत यह मिसाल कल्चरल डाइवर्सिटी यह मेल न तुम कुन कि यमिक रूट सूफियतिक रूट सन हंद तो जबान हंद चाहे सह सिख बोय चाहे सह बट बोय या बशीर आरिफ मुसलमान बोय या डॉक्टर अतहर जिया मुस्लिम यह स्कॉलर या मुस्लिम राइटर अगर तुम अतहर जिया जी कुन अगर तुम दियो यह बेम सात तुम दियो बहुत चाहान कि यमो यह सुधा कोल ने जो लिखी है टाइगर लेडी उस पर वो बात करें तक पूरे कशीर हूं तिमो होमुत या सवीर कोल पे इन्होंने अच्छा खासा काम किया अतहर जिया ने तो उसको उस पर भी वो रोशनी डालें कि वहां से उन्होंने क्या क्या मैसेज पास ऑन किया है इवन इन 30 इयर्स के इसमें भी तो पाथिमो इंशाल्लाह बिल्कुल हो सकता क्योंकि मैं इसीलिए टाइम मैंने 20 में हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा था जनाब अजीत सिंह मस्ताना की तरफ। जनाब अजीत सिंह जी, आप आ जाते हैं चले जाते हैं। आप एक पंजाबी राइटर होने के साथ साथ एक कश्मीरी भी हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं और एक तहजीब तमद्दुन पे नज़र भी रखते हैं। आप हमें बताइए कि बहैसियत एक पंजाबी राइटर के और दूसरे जो पंजाबी के राइटर्स हैं उनका किस हद तक रोल रहा है इस प्लूरलिस्टिक कल्चर को, इस प्लूरलिज्म कल्चर को आगे बढ़ाने में? देखिए जी, वो भी लेखक या राइटर है वो अपने समाज की बात जो है वो अपनी तख्लीक से करता है। हमारे शायरों और कलमकारों ने कश्मीर के जो आपसी भाईचारा रवादारी का एक बहुत बड़ी अमीर विरासत है हमारे पास, इसका गुणगान किया है जी। चाहे हमारे शायर हैं या अफसाना निगार हैं, इवन नावलों में काफ़ी हद तक हमारे इस कल्चर का जो ये कहीं भी नहीं मिलता ऐसा, उसका उन्होंने खाका पेश किया है। देखिए, कश्मीर में पंजाबी कल्चर और पंजाबी जो हमारा ये शुरू हुआ लिटरेचर, ये तकरीबन 4 सदियों पुराना है जी। हमारा सबसे पहला शायर जो है वो भाई सुथरा शाह है। तो उसके बाद फिर हमारे कुछ सूफी शायर भी पंजाबी के हुए हैं, जैसे बाबा जी साहब लारवी, मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी, जिनका सूफी कलाम पंजाबी में, ठेठ पंजाबी में है। और जहाँ उन्होंने रूहानियत की वो फुहारें दी हैं, वहाँ उन्होंने समाज के लिए भी बहुत सी बातें जो हैं वो कही हैं, और इस तरह से वो उसको बढ़ाने में काफ़ी हद तक वो मदद मिली है। जो हमारा कश्मीर का लोक साहित्य रहा है, उसको लोक विरसा जो जिसको विरासत हम कहते हैं, जब हम उसकी तरफ निगाह मारते हैं तो हमारी ब्याह शादियों में जो गीत गाए जाते हैं ये और कहीं नहीं है। बाकी पंजाबी ये रंग कहीं और नहीं मिलता सिवाय हमारे कश्मीर के। उसमें हमारे गीत, हमारी औरतें ये गाती हैं, पेंडे बैंदिया लाला केसर पवी मुठियां। ये केसर का जो कंसेप्ट है, ये केसर का शब्द जो है ये किसी और पंजाबी लोकगीत में नहीं मिलता। ये कश्मीर के ही इस गीत में हमारी आज तक हमारी माएँ बहनें जो हैं वो शादी के मौके पर दूल्हे को बिठाते वक्त ये गीत गाती हैं। ये एक गीत आपको बहुत पुराना, चूंकि ये हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, मुनवरा भाई तमोल, मुनवरा भाई तमोल। ये मुनवर जो है ये एक गांव का नंबरदार है, मुसलमान है, लेकिन वो तमोल डालने के लिए शादी में शामिल होता है, क्योंकि तमोल सिस्टम जो शायद बाकी फिरकों में भी है, तो इसलिए ये गीत का एक हिस्सा बन गया। तो जो ये जाहिर करता है कि ये सदियों पुराना कल्चर जो है ये महफूज है, हमारे शायरों ने, हमारे अदीबों ने इसको रखा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त यहाँ कश्मीर में जागीरदारी निज़ाम ख़त्म हुआ तो उस वक्त हमारे
जो किसानी बात थी वो बड़ी खुलकर सामने आई। हम ये समझते हैं कि उस दौर को हमारे जो काफी हंडे हुए शायर और कलमकार थे उन्होंने इसको खूब उजागर किया है। और उसमें उन्होंने एक, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा। जी 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 बताइए। हाँ जी, देखिए प्रोफेसर प्रेम सिंह हमारे एक कहानीकार हुए हैं, मरहूम प्रोफेसर प्रेम सिंह जी। उन्होंने एक कहानी में देखिए यहाँ का खाका कैसे उस वक्त का दिया आज से 30 बरस पहले। अजीत सिंह जी अगर मैं थोड़ा सा कलामी माफी चाहूंगा आपकी, मैं इस पे आपके साथ बात कर लूंगा और ये वाकया हम जरूर सुनेंगे। इस कहानी में जो भाईचारे का दर्स दिया गया है वो हम आपसे सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे हमीद नसीम साहब आ गए हैं, जरूर हमीद नसीम साहब आप ये देखिए ये फिर चले गए। कैन यू प्लीज कम ऑन ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप फिर चले गए, आप आए थे लेकिन फिर चले गए। जी आ गए हैं हमीद नसीम साहब। हमीद नसीम साहब आप आ गए हैं। फरमाइए जी। जावेद आपके साथ कमेंट्स में भी बात कर रहे हैं। yes. हमीद नसीम साहब प्लीज आप जल्दी से हमें ये बताइए, आप चूंकि एक रिलीजियस प्रोफेसर हैं, रिलीजियस स्टडीज पढ़ाते हैं, अरबिक आपका एक मजमून रहा है, आप हमें बताइए कि सूफी शायरों और रिलीजियस स्कॉलर्स का क्या रोल रहा है इस प्लूरलिज्म को आगे बढ़ाने में, प्लीज। असल में अगर हम देखा जाए तो कश्मीर में जो है एक ऐसी रिवायत बन चुकी है कल्चरल प्लूरलिज्म की, जो इसमें इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा है और हिंदुइज्म का भी है और बुद्धिज़्म का भी है। चूँकि मैं मज़ाहिब आलम पढ़ाता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उससे पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और मुझे मौका मिला इसे देखने का कि किस तरह से मुख्तलिफ मजहबी रिवायात ने एक किस्म का कल्चर पैदा किया है कश्मीर में। ये चले गए फिर चले गए, जब आएंगे तो इनके साथ फिर बात कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे डॉक्टर अथर जिया साहिबा, आप हैं वहाँ पे? हेलो, हाँ जी आप आए। जी नसीम साहब आप फिर वापस जब आएंगे तो मैं आपको दोबारा ले लूँगा। लेकिन डॉक्टर अथर जिया साहिबा, मेरे जहन में आपके लिए एक सवाल बनता है, चूँकि आप एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाती हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक वसी मजमून है, एक वसी सब्जेक्ट है, लेकिन इसके एक एस्पेक्ट जो है, एक रुख है जिसे हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जो इंसान के समाज, इंसानी माशरे के अंदर और बाहर रहते हुए इस प्लूरलिज्म को देखता है। तो आप इस कल्चरल प्लूरलिस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से किस तरह से आप इस पे जरा थोड़ा सा हमारी रहनुमाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जब किसी भी सोसाइटी को देखती है, पहले तो हमें ये जानना है कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एक यूरोसेंट्रिक ट्रेडिशन से पैदा हुई है। तो ये बिल्कुल एक यूरोपियन नज़रिए से सोसाइटीज़ को देखती है, और मेरे जैसे जो लोग हैं जो अब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं या पिछले 50 या 25 सालों से जो अब इस पे काम कर रहे हैं, तो वो अपना नज़रिया भी इसमें इस्तेमाल करने लगे हैं, ताकि हम अपनी तरफ से, अपने तरीके से अपनी सोसाइटी को देखें। तो उसमें अगर हम देखें कि कश्मीर की सोसाइटी, जैसे आप अभी वो बात कर रहे हैं, मल्टीकल्चरलिज्म, सिंक्रेटिक कल्चर, सूफिस्टिक ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आपसे कहेगी कि आप एक तो सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस देखिए, और फिर अगर कोई दरार पड़ी है कम्युनिटीज में तो पावर इम्बैलेंस को भी देखिए कि ये इम्बैलेंस क्यों हुआ है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक, अगर हम मजहबी एस्पेक्ट को देखें तो हम लगभग सारे मुसलमान हैं और लगभग सारे वैली से ताल्लुक रखते हैं, और एक हमारे दरमियान एक सिख अदीब हैं, तो बट देयर इज नो पंडित।
तो इसको اس کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے 2-3 پنڈت حضرات صاحب سے گزارش کی تھی کہ وہ اپنے پروگرام میں آئیں، بٹ انفارچونیٹلی نہیں آ سکے. ان کی کیا اپنی مجبوریاں ہوں گی، وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن میں نے ایک نہیں بلکہ 3-4 پنڈت بھائیوں سے گزارش کی تھی کہ آپ اس پروگرام میں حصہ لے لیں. نہیں آئے تو یہ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ آئے تو کیا کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے اسی لیے اگر آپ کلچرل اینتھروپولوجی کے تناظر سے دیکھیں تو آپ کو صرف سنکریٹک کلچرز اور وہ سنکریٹک کلچرز صدیوں سے کیسے بنے ہیں، جیسے ابھی پروفیسر نسیم رفیع آبادی صاحب نے کہا کہ جو مذہبی ریچولز ہیں ان سے ہمارا کلچر کیسے بنتا ہے، وہ آلریڈی بن چکا ہے. اور اس پہ پھر درار کیسے پڑی ہے، کلچرل اینتھروپولوجی آپ سے یہ بھی کہے گی کہ ایسا کیسے ہوا. تو آپ اگر پچھلے 2-3 سالوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو، سویر کول ایک اسکالر ہے جو گلاب سیفی صاحب نے ابھی بات چھیڑی تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آف گارڈنز اینڈ گریوز. تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ شیرازہ جو کلچرل اکیڈمی سے وہ ایک جریدہ نکلتا ہے، اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں کون سی شاعری مسلمان کمیونٹی اور پنڈت ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، تو انہوں نے وہ سارے شاعر جو ہیں ان کا وہ انالیسس کیا ہوا ہے. تو وہ اپنا بھی اس میں لکھتے ہیں، اپنا انالیسس بھی لکھتے ہیں، بٹ ان کی شاعری پر بھی وہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اوور لیپ کیسے کرتے ہیں، ان کے کنسرنز کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں، یہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں. تو ان کا فوکس یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو ہمارے ساتھ جو سیاسی بحران 1989 یا ایون 1947 سے لے کے جو چلا ہے اور جس میں بہت پولرائزیشن ہے کمیونٹیز میں، جو مجھے لگتا ہے کہ ادیبوں کو ہیڈ آن اس کو فیس کرنا پڑے گا. اس کو ایسے ہسٹورک تناظر میں دیکھنا تو بہت ضروری ہے، بیکاز ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی اور شناخت جو سنکریٹک ہے، مگر یہ بھی دیکھنا ہے یہ جو دراریں ہیں کیسے پڑی ہیں. تو انہوں نے تھوڑا بہت اس پہ نہیں بہت ہی ڈیٹیلڈ انالیسس کیا ہوا ہے. تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ سنکریٹک تو بہت رہ چکا ہے، لیکن پچھلے 30 سالوں میں وہ کوئی اوور لیپ نہیں پاتے. اس میں کوئی وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ سمبولکس کی طرف سے، جیسے وہ دیکھتے ہیں ایک المیہ جیسے موت کت کن آمد لکھنے یہ شاعری مز، موت کت کن ڈپلوائے کورمت یہنز شاعری مز. تو سہ سورے تم وچھان، مگر پتہ تم ونان دپان سٹھا کورمت شیئر تہ ایز کلچر، ایز آئیڈینٹی، ایز ایتھنسٹی. تو مگر ونکس اکس تتھس آولینس مز آمت ہن یتن اس ونکس میرا ایک سوال اس پہ آپ تمام پینلسٹ سے ہوگا، اس پہ ہم بات کر لیں گے، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ. نسیم صاحب، آپ ذرا پلیز جلدی بتائیے. سوال تو میں دہراؤں گا نہیں، لیکن جس پہ آپ بات کر رہے تھے سوال میرا وہی ہے. آپ ذرا بتائیے اس سے پہلے کہ آپ پھر غائب ہو جائیں. جی آپ اپنی مائک ان میوٹ کر لیں. پروفیسر صاحب اپنی مائک ان میوٹ کر لیں آپ. جی بتائیے. جی تو اصل میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ اچھی طرح سے نہ سن پا رہے ہیں نہ کہہ پا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، اور بہت ساری باتیں ہم سن نہیں پا رہے ہیں. اس لیے کچھ باتیں جو ہے سر کے اوپر سے جا رہی ہیں اور سوالات بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ 2G انٹرنیٹ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اب یہ مجبوری ہے تو اب ہمیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں جہاں تک تعلق ہے کشمیر کا، تو کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تصوف اور رشیزم ایک ساتھ جمع ہو گیا ہے. میں تصوف کا طالب علم رہا ہوں اور باقی جگہوں پر جو تصوف پنپا ہے اور آگے بڑھا ہے تو میں نے اس کا بھی اسٹڈی کیا ہے، اور کشمیر کے تصوف کا بھی اسٹڈی کیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کا تصوف بہت یونیک ہے. یونیک اس لحاظ سے ہے کہ جتنے بھی یہاں مذاہب پنپے ہیں تو ان سب نے ایک مسٹیکل ٹریڈیشن کو آگے بڑھایا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں کے جو علماء تھے، یہاں کے جو وید تھے یا اسکالرز تھے، بودھ تھے یا ہندوازم کے اسکالرز تھے، آپس میں ایک قسم کا انٹریکشن شروع سے رہا ہے. اس کے سب سے بہترین مثال جو ہے لل دید اور شیخ العالم ہے.
اور آپ دیکھیے کہ لل دید کو ہمارے بڑے بڑے جو تذکرہ نگاروں نے رابعہ ثانی کہا ہے، لل الفا کہا ہے، مریم مکانی کہا ہے، مجذوبہ کہا ہے، اور بابا نصیر الدین غازی نے تو ان کو مجذوبہ عاقلہ کہا ہے، اور اس طرح سے قطب الدین نے بھی، خلیل اللہ صاحب نے بھی، جو بڑے بڑے رشتے ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لل واہ کا ایک حصہ رکھا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے صوفی اسکالر جو بڑے بڑے آئے ہیں سینٹرل ایشیا سے، ایران سے، خاص طور سے ہم جانتے ہیں کہ جیسے سمنانی صاحب کے ساتھ اور سید علی حمدانی کے ساتھ اور تاج الدین صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے، روحانی تعلق. اور پھر شیخ العالم کو جو ہے انہوں نے جس طرح سے تربیت ان کی ہے، اور ان سے کہا کہ آپ جب پیدا ہونے سے شرمائے نہیں تو دودھ پینے سے کیوں شرما رہے جب وہ دودھ نہیں پی رہے تھے. تو یہ ایک چلو یہ ایک روایت ہے، عوامی روایت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ کس قسم کے تعلقات یہاں کے علماء اور صوفیوں اور دوسرے مذاہب کے اسکالرس کے درمیان تھے، یا بڑی بڑی شخصیات کے درمیان تھے، مسٹیکل پرسنالٹیز کے درمیان تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لل کو لوگوں نے آگے لایا تو وہ مسلمان تھے، خاص طور سے سید علی صاحب نے پہلی بار ان کا ذکر کیا ہے، اور اکثر جو ہے اسکالرس یہاں جو ہسٹورینز تھے وہ خاموش تھے لل دید کے بارے میں. تو مسلمان اسکالرس نے ان کی تعلیمات کو، ان کی زندگی کی روشنی کو بھی لوگوں کے سامنے لایا. اس قسم کا تعلق تھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اگر آپ شاعری دیکھیں گے، کشمیری صوفی شاعری، تو اس میں آپ شمس فقیر سے لے کے احد زرگر تک اور باقی جتنے ہمارے بڑے بڑے صوفی شعراء گزرے ہیں ان نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے شیخ العالم کی تعلیمات میں بھی آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی کہ ایک کلچرل پلورلزم پیدا ہو گیا تھا، ایک ڈائلاگ کا سلسلہ، سنواد کو کہتے ہیں سنسکرت میں، ہندی میں، تو وہ پیدا ہو گیا تھا. اور یہ وجہ تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے اسکالرس یہاں آتے تھے، چاہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ یا اس طرح سے جو ہے باقی جو ہندوازم کے اسکالرس تھے تو وہ بھی یہاں آئے، اور انہوں نے جو ہے یہاں کے ماحول میں رہ کے ایک مکالمے کا ماحول پیدا کیا. اور ابینو گفت یہاں آئے، باقی لوگ یہاں آئے، شنکر آچاریہ یہاں آئے. تو یہ ایک قسم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا کلچرل پلورلزم کا، اور ریلیجس جو ہے ڈائیورسٹی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. اور یہ دنیا میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، اور آج بھی اس کے اثرات ہیں. حالانکہ بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ سیاست کی نظر ہو گئی بہت ساری چیزیں، اور وہ بھائی چارہ جو تھا وہ بہت حد تک قائم نہیں رہا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے آج اگر کوئی کشمیر کی کسی جگہ پر تنہا ہوتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو مسلمان اس کا کریا کرم کرتے ہیں. اور صحیح بات ہے. آپ نے پروفیسر صاحب کہنے کا مطلب ہے کہ کلچرل پلورلزم کی ایک ایسی ٹریڈیشن کشمیر میں پیدا ہوئی تھی جس کے پیچھے اسلام کی جو روحانی تعلیمات تھی اور باقی مذاہب کی روحانی تعلیمات کا بھی اثر تھا. اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کلہنا نے کہا تھا کہ جی آپ نے پروفیسر نسیم حمید رفیع آبادی صاحب نے بڑے اچھے ہی الفاظ میں، اچھے ہی پیرائے میں اس کی تشریح کی، اور ڈاکٹر اطہر ضیاء صاحبہ نے اور پروفیسر صاحبہ نے بھی ایک اہم ہی پہلو کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، اور وہ ہے کہ بدقسمتی سے دونوں ڈاکٹر اطہر ضیاء صاحبہ نے بھی اور پروفیسر نسیم صاحب نے بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ بدقسمتی سے اس بھائی چارے کو کسی کی نظر لگ گئی. لیکن ایک بات ذہن میں یہاں پہ آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی برسوں سے کچھ انگریزی زبان میں میری پینلسٹ کو گزارش ہوگی کہ اپنی مائک ذرا بند کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے کئی برسوں سے کچھ ایسی تحریریں، کچھ ایسی جو ہے شعر و شاعری سامنے آئی ہے، انگریزی ادب میں کچھ لکھا گیا ہے جس میں کچھ نام میرے ذہن میں آتے ہیں، جیسے بشارت پیر صاحب ہیں، سوات گبرو ہیں، نتاشا کول ہے، وحید وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. تو بشیر عارف صاحب
یہ جو ہمارے آج کل کے نئے رائٹرز ہیں جس کو ایک کانفلکٹ نے جنم دیا ہے، جن کی تحریروں میں ہمیں ایک کانفلکٹ کا نظارہ ملتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بھائی چارے، اس پلورلزم کو ہمارے یہ نئے قلم ہمارے نئے شعرا برقرار رکھے ہوئے ہیں یا اس میں کچھ فرق آیا ہے؟ میں جاوید صاحب سب کو سن رہا تھا اور مجھے کل ہی ایک عارف جمال صاحب ایک رائٹر ہیں جنہوں نے انگریزی میں کتاب لکھی ہے شیڈو وار دا انٹولڈ اسٹوری آف جہاد ان کشمیر. ٹھیک ہے، یہ 2009 میں پبلش ہوئی ہے کتاب. اب سب پینلسٹ میں گزارش کروں گا اس کو غور سے سنیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم چھوٹے بچے تھے، سن 1963 میں 27 دسمبر کو درگاہ حضرت بل سے موئے مقدس اپنی جگہ سے مطلب نہیں ملتا ہے، وہاں پہ غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بہت ہی ہنگامہ شروع ہوتا ہے. سکھ، مسلمان، ہندو، کشمیری، نان کشمیری سب ایک جٹ ہو کے موئے مقدس کی بازیابی کی تحریک چلاتے ہیں، اور پھر 4 جنوری کو اعلان کیا جاتا ہے کہ موئے مقدس کی بازیابی ہو گئی ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں میں کہ کچھ لوگ مر گئے، اکا دکا واقعات ایسے ہو گئے کہ کچھ لوگ مر گئے، لیکن کیا ہو گیا کہ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو میں نے نوٹ کر کے رکھا ہے، لکھتے ہیں عارف جمال صاحب اپنی کتاب میں The protests over the disappearance of the Holy Relic had turned into communal protests during the early days of 1964. Muslims stated attacking Hindus with protests spreading to nearly every village in the valley of Kashmir. The scale of the violence was unprecedented, creating a huge refugee population and sent Hindus fleeing to valley to Jammu. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ انہوں نے کہاں سے لایا کہ وہاں پہ کشمیری پنڈت کو بھگا دیا گیا، سکھوں کو بھگا دیا گیا، وہ بھاگ گئے. یہ عارف جمال صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، 2009 کی کتاب نمبر 1. تو یہ لکھتے ہیں کہ پھر اس وقت کے وزیر اعظم ہند پنڈت جواہر لال نہرو مرحوم نے 27 تاریخ کو جنرل ایوب خان جو پاکستان کے شاسک تھے ان کو ایک چٹھی لکھی سمٹ کے لیے. کہاں سے لائے یہ؟ 27 کی صبح کو تو پنڈت جواہر لال نہرو 6:25 پر تو انتقال کر گئے تھے. وہ چٹھی کہاں سے 27 تاریخ کو؟ یہ جو نیریٹو، فالس نیریٹیوز کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیا ہے، کن کا ہاتھ ہے ان کے سروں پہ. یہ بہت بڑی غلط بات ہے. عارف صاحب آپ کو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں. تو کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ رائٹرز جو ہیں وہ غلط قسم کا نیریٹو جو ہے اس کو آگے لا رہے ہیں یا اس کو فروغ دے رہے ہیں؟ بالکل. میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے طارق فتح. وہ پاکستانی اوریجن کا ہے، اور پاکستان سے ان کو نکالا گیا، وہ پھر چلے گئے سعودی عرب سے نکالا گیا، پھر چلے گئے کینیڈا، اور وہاں سے نکالا گیا تو اب آ گئے انڈیا. یہاں پر وہ جتنی بھی چینلز ہیں ٹیلی ویژن کی، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، 24 گھنٹے زہر اگلتے ہیں. کیا ہمیں ایک پاکستانی نیشنل کو جو وہاں سے نکالا گیا ہے اور وہ وہاں سے چل کے سعودی عرب چلا گیا، عارف صاحب آپ میری بات اس کو ذرا دہرائیے، بیچ میں انٹرنیٹ کا ختم ہونے کی وجہ سے انٹرپٹ ہو گیا تھا، آپ بات کر رہے تھے، اس کو ذرا دہرائیے. ایک طارق فتح ہیں پاکستانی اوریجنل، اس کا اوریجن ہے پاکستانی ہیں، وہ وہاں سے نکالے گئے، دیش دروہ کا ان پہ وہاں پہ الزام لگا، اور وہاں سے نکالے گئے، وہ سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب میں بھی وہی حرکت ہے کہ وہاں سے نکالے گئے تو کینیڈا چلے گئے، کینیڈا سے یہاں آئے گئے، اور یہاں انہوں نے ٹیلی ویژن چینل سے جتنی ان کے پاس مطلب بے لگام ہونے کی وسعت میں قوت ہے وہ کرتے رہے.
एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू करा दिया जी टीवी से, फतेह का फतवा। फतवे के लिए तो पहले फारूक तहसील होना है देवबंद से या किसी और स्कूल ऑफ थॉट से जहां से आपको इस्लामी तालीमात मिले, उसके बाद फतवा दें आप। वो जहर उगलते हैं, यानी हमारे देश के मुसलमानों को उकसा के उनको मेन स्ट्रीम से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि आज भी कश्मीर में कश्मीरी पंडित महफूज हैं। मैं कहता हूं कि वो हमारी मतलब मेरे छाती से लग सकते हैं, आज भी है। लेकिन ये कहना कि फिर किसी ने किताब लिखी और फिर उससे कोई भला हुआ, उसमें नैरेटिव को चेंज मत कीजिए, नैरेटिव को कुक मत कीजिए। नैरेटिव कुक नहीं होना चाहिए कि ये हो गया वहां पे। अच्छा, इस बीच में खबरें ये चलती रही, अरे फलां गांव में तो कश्मीरी पंडित के घर जला दिए गए। मैं इत्तेफाक से वहां बैठा हुआ, जिन साहब को कह दिया गया कि घर जला दिए, कि मैंने कहा फोन उठाइए और डीजी पुलिस को फोन लगाइए। फोन लगाया तो पता चला नहीं, कोई घर नहीं जला है। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां जो खुल गई हैं। आपने जिस चीज की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई है, इस पे एक अच्छा खासा प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन एक सवाल जो हमारे जहन में है, वो सवाल आपसे पूछने से पहले, जो आजकल हमारे शोरा और अदीब और कलमकार हैं, जैसे मेरे जहन में शफी शौक, रफीक राज, शफक सोपोरी वगैरह इस किस्म के जो कलमकार हैं वो आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कलमकार भी हैं जो मंजर आम पे नहीं आ रहे हैं। उनकी क्या सोच है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि कश्मीर के इस प्लूरलिस्टिक कल्चर को किस तरह से लोगों ने, शायरों ने, अदीबों ने उजागर किया और कर सकते हैं। ये जानने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 2 या 3 मिनट का एक वीडियो देखें, ताकि हमें एक आपसे वो सवाल पूछने का एक मुझे मौका मिले जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये 3 मिनट का वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन जी, खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ कल्चरल प्लूरिज्म एंड रोल ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि कश्मीर में कल्चरल डाइवर्सिटी है, और इस हवाले से हम आज बहुत सारे हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। कलमकार हैं, मुसन्निफ हैं, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रोल रहा है, जो ये कल्चर है इसको प्रमोट करने में कश्मीर में। सर, आप हमें बताइए कि आपका क्या रोल रहा है प्रमोशन ऑफ जो कल्चरल प्लूरिज्म है, आपका क्या रोल रहा है इसमें? अपना एक रोल निभाता हूँ एज स्क्रिप्ट राइटर। तो मैं अपनी इस स्क्रिप्ट राइटिंग में ख़ास तौर पर अपनी ज़ुबान को, कश्मीरी को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। अक्सर स्क्रिप्ट्स में तो अपनी कश्मीरी ज़ुबान में ही लिखता हूँ, ताकि हमारी इस तहजीब व तमद्दुन और इस ज़ुबान को फ़रोग़ मिले। तो इस प्रमोट कश्मीर के हवाले से मैं जहाँ तक मेरे नोटिस में शोरा हजरात हैं और जो बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया है, अपनी इस सोसाइटी को कुछ दिया है, उनको एज इंटरव्यूअर उनके सामने उनके पेश खिदमत जाता हूँ। इसके अलावा मैंने चंद शोरा, ख़ास तौर पर हमारी वैसिनिटी में एक शायर है हबीबुल्लाह कुमार हबकराल, उनकी 3-4 किताबें अभी तक राइज हुई है। उन किताबों में मेरा तरतीब देने के इस हवाले से एक रोल रहा है। उनकी एक ख़ास किताब है सुबह सुबह सीरिय, उसका फॉरवर्ड, उसका पेश लफ्ज़, उसकी गड़का मैंने तकरीबन 25 सफ़हात पर मुश्तमिल उसको ये गड़कत के तौर पर, पेश लफ्ज़ के तौर पर कलमबिंद किया है। तो इसके अलावा दूसरे शोरा हजरात जो इस वक्त ज़ेर तरतीब है, और ज़ाती तौर पर भी चंद दफ़ा मैं अपने जो शायर और जो मैं कुछ अफसाने या मैं कुछ मुख्तसर से मजमून और आर्टिकल भी लिखता हूँ, फेसबुक पर भी आते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं। तो मैं उनको कलमबद्ध इस तरह, चूँकि इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो जो है, मौजूदा हालात जो है, मास मीडिया का बड़ा रोल है। सोशल मीडिया पर आम लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए अपनी इस तहजीब व तमद्दुन को प्रमोट करने के हवाले से अपना फ़र्ज समझता हूँ। We need to educate and encourage our younger generations towards the promotion and respect their own culture values and what we call the heritage and the legacy of the cultural values. Kashmir is very rich in
Kashmir is very rich in and it has a long history. But unfortunately, the cultural values and cultural activities have been nowadays confused with only dancing and singing on stages. But it is not like, it is beyond that. So we need to develop, we need to recover the lost taste of reading and writing books, writing articles, writing poetry. So again, I again mention that the role of writers and poets, it becomes very much important in this regard. Maji kashir rajzadas taj shi barsan bayi aaye naigir aaye bayi aaya bar khudai rishwari dashdari kimi dut nar poshwari hosh ro mudbar khudai. بالکل گویا یمن ترین شہرن مز آو نٲیگرای ہمال کشیر تہذیب ہند ات آو کشیر ہندین کینچن مضافاتن ہند ناو مثلا تہ ونو رشور کشیر ہند مشہور ناو ہاری پربت واری اگہ اوس دارِ کھسان ہوس ہاری پربت واری اگہ اوس دارِ کھسان ہوس کارِ بٔڑۍ ٲسۍ وارِ منٛز ییٚتہِ بار خۄدایو تاکہ یمہ کشیری ہندین تمن علاقن مضافاتن ہنز گژھِ عالمی سطح پہ تعارف تو یہ معرفت واتہِ عالمی انسان. بہٕ دِوان تتھ زٔمیٖنس یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ سُہ آب نوٗر اوس بار صٲبس نِش روٚٹُن بے شُمار بہٕ دِوان تتھ زٔمیٖنس یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ سُہ آب سُے نوٗرا فرش عرشس پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت زورٕ وار فرش مخمل تن بِچھومُت زینہٕ محمد تہِ اوس تو یہ تھی ونکس جاری تھوت یعنی ات تھی زیر زیر تاکہ سان بزرگ ثقافت نیجمز یہ گھس برو پکن خاص کر کشیر ہند حوالہ یہ ہمیشہ دنیا پیغام. ٹیلی کاسٹ لندن کے لیے کشمیر سے عرفان کشمیر. یہ ایک چھوٹی سی کلپ تھی جس میں آپ نے تکنیکی خرابیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن جو یہ سننے کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے جو میں آپ تمام حضرات سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کی طرف پروفیسر صاحب نے نشاندہی کی اور خاص کر ڈاکٹر ضیاء صاحبہ نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی. جی کئی دہائیوں ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے کہ کشمیر سے ایک بڑی کمیونٹی جو نکل گئی کشمیر کے اندر بھی ایک انتشار تھا اور اس پورے انتشار کا دونوں کمیونٹیز نے اپنے شعر و ادب میں کلاکاروں نے فنکاروں نے قلمکاروں نے اپنے قلم کے ذریعے سے اس انتشار اور اس بے بسی کا اظہار کیا لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھائی چارہ یہ رواداری یہ پھر بھی برقرار رہا. آپ دیکھیے دو ادیب اور شاعر کو سنا اور اس کے بعد ہمارے ایک بزرگ شاعر کو بھی سنا. اس حوالے سے سب سے پہلے بشیر عارف صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم جیسے لوگوں کا ادیب کا کیا رول بنتا ہے تاکہ ہم رواداری کو قائم رکھ سکیں. جی بشیر عارف صاحب. یہاں ڈاکٹر نذیر آزاد صاحب بھی ہیں, پتھر ضیاء بھی ہیں, مستانہ صاحب بھی ہیں, گلاب سیفی صاحب بھی ہیں اور سید نسیم رفیع آبادی صاحب بھی ہیں. یہ جو کلپ آپ نے دکھائی ہمیں یہ غیر معروف چہرے ہیں کشمیر کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی جگہ پہ مستند ہو سکتے ہیں, غیر معروف چہرے. بالکل صحیح بات. دوسری بات یہ جو بزرگ شعر سنا رہے تھے میں نے پہلے ہی میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمنام
मैं इनको आई एम नॉट बिलिटलिंग देम, ये उनकी अपनी कोशिश है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़े कैनवस में जब हम देखेंगे कश्मीरी सोसाइटी को या कश्मीरी लिटरेचर को, अभी इस क्लिप में एक नौजवान कह रहे थे कि सिर्फ नाच गाना, डांस करना, स्टेज पे नचाना ही कश्मीरी अदब नहीं है या कश्मीरी शायरी नहीं है, ये प्लूरलिज्म नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है, बदनसीबी ये है, यहाँ ये समझा जाता है कि सुधार हो गया, सब ठीक ठाक हो गया कि आपने 4 गाना सुनाने वालों को। अभी मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ, शायद सब लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे। यहाँ अदनान समी को लाया गया और SKICC में उनसे गवाया गया, तो मैंने कहा यार ये नाक से गाने वाला आदमी, अब लोग इसको पसंद करते थे पहले, ये मेरी कोई जाती उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मैं एक बहसती एक ब्रॉडकास्टर कहता हूँ, ब्रॉडकास्ट मैनेजर कहता हूँ कि वो लोग उनको पसंद करते थे। मुझको भी लिफ्ट करा दे मौला, मुझको लिफ्ट करा दे, तब उनकी जो जिस्मानी हालत थी वो बहुत फरबे थी, तो लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब उनको आप लाएंगे और फिर स्टेज पे लाएंगे लोगों को, फिर कहेंगे कि कश्मीरी कल्चर जिंदा हो गया, कश्मीरी लिटरेचर जिंदा हो गया। ऐसे कश्मीरी लिटरेचर जिंदा नहीं रहेगा। कश्मीरी लिटरेचर इतना कमजोर नहीं है, कश्मीर की तारीख 5000 साल पुरानी है और इसका लिटरेचर इतना गहरा है। मुझे बताइए कि अहद ज़रगर के बाद जो भी अपने आप को सूफी शायर कहता है कि मुझे उसमें इत्तेफाक करने में जरा तकलीफ होती है, नहीं कर पाता हूँ मैं। हाँ, बड़े शायर गुजरे हैं हमारे, इनके वालिद जो हमारे डॉक्टर नज़ीर आज़ाद साहब हैं, अब्दुर्रहमान आज़ाद साहब, क्या कमाल के शायर, क्या हुस्न जमाल। मैं उनको कहता हूँ रसूल मेरे सानी, महजूर के बाद कोई गनायत वाला शायर ही नहीं आया। सही बात। राही साहब जैसे कोई शायर बहुत आए। अब जो आपने अभी शुरू में जिक्र किया था कि तरक्की पसंद तहरीक के जो हामी थे, जिन्होंने नादिम साहब, राही साहब, कामिल साहब, बाकी लोग, वो उस वक्त एक जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की एक तहरीक चली थी, वो इश्तराकियत से मुतासिर हुई थी। बशीर आरिफ साहब, मैं कथा कला में माफ आप को जरा यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ। आप जब हम बात कर रहे हैं कश्मीरी शोरा और कश्मीरी उदबा की, तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कश्मीरी जबान में ही लिखा हो। ऐसे कश्मीरी शायर और कश्मीरी अदीब हुए हैं जिन्होंने दूसरी जबानों में लिखा है लेकिन कश्मीरी हैं। और हमारा बुनियादी मकसद जो है वो ये देखना है कि कश्मीर की उस प्लूरिस्टिक सोसाइटी को, उस कल्चरल प्लूरिज्म को वो कहां तक फरोग देने में कामयाब रहे हैं और आज क्या उसकी मैं एक मिनट ले लूंगा आपसे। अभी मस्ताना जी ने प्रोफेसर प्रेम सिंह का जिक्र किया, बड़े अच्छे उस्ताद थे। उन्होंने पंजाबी में कहानियां लिखी हैं जिनका तर्जुमा कल्चरल एकेडमी की तरफ से भी हुआ है। उसमें एक कहानी का उन्वान है मुख्ती। वो एक कश्मीरी फैमिली को, खाकरूब फैमिली को लेके उसका मरकजी किरदार जो है मुख्ती है। वो उस तरह की कहानी मैंने आज तक नहीं पढ़ी है जी। लेकिन पंजाबी में कहानी है, जो लोकेल है वो कश्मीर है, कश्मीर सेंट्रिक है कहानी, किरदार कश्मीरी है, पंजाबी जबान में है। यहाँ पर पंजाबी गोजरी हो, बंती हो या उर्दू, बड़े बड़े अदीब गुजरे हैं। और ये जो प्रेमनाथ परदेसी, जिन्होंने बहके चिराग नाम से उनका मजमुआ है, प्रेमनाथ धर, अख्तर मोहिउद्दीन, हरिकिशन कौल, हेदेकोल भारती, सोमनाथ साधु, कई लोग, फारूक नाजकी, प्राण किशोर, इतने नाम हैं कि गिनते हम थक जाएंगे। जनाब नजीर आजाद साहब, आप इस सिलसिले में कुछ मजीद इजाफा करना चाहेंगे? लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जो हमारे आजकल के नए शायर और अदीब हैं और जो कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पिछले 3-3.5 दहाइयों से रही है, पंडित लोग कश्मीर छोड़कर चले गए, कश्मीर के अंदर एक इंतशार, एक अफरा तफरी पैदा हुई और हमारे अदीबों और शायरों ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया
लेकिन क्या हमारी वो रिवायत जो रही है उसमें कुछ कमी आई है या वो अब भी बरकरार है? ये मेरा सवाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, महजूर साहब ने जब कहा था नाव ये मुल्क चलाओ पान हुए हिंद रटन हम खूर वायन अहल दीन नाव ये मुल्क चलाओ पान हुए न्याय थयो, वो एक जमाना था जबकि रास्त बयानी से शायर काम लेते थे। लेकिन जो पिछले बरसों में जो हालात आए उनकी वजह से, जिस तरह फ्रांस में सिंबलिस्ट तहरीक जब उठी थी, जब इजहार पर कदगने लग जाती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कहां से लग गई कहां से नहीं लग गई, लेकिन जब इजहार पर कदगने लग जाती हैं तो एक चीज फनून लतीफा में जो कुदरत की तरफ से इसे वदियत की गई है वो है इसकी ये इस्तिआरा साजी और अलामत निगारी। तमाम फनून लतीफा ये अलामतों से, शायरी लफ्जों से अलामतें बनाती है और इस्तिआरे बनाती है, और जो दूसरे फनून लतीफा है कुछ रंगों से बनाते हैं, कुछ दूसरे इस हथौड़े से और ज़र्ब से बनाते हैं। जो शायर और अदीब जो हमारे यहाँ उठे हैं, मैं इस पर बात करूंगा कि उन्होंने क्या किया, लेकिन इससे पहले मैं लेतार्ड जो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, फ्रांस के हैं, वो कहते हैं वो ये महाबयान या मेटा नैरेटिव वो उससे इनकार करते हैं कि नहीं साहब, हम कोई सिक्का बंद कोई आफाकी चीज नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी मकामी जरूरतें होती हैं, हमारे अपने मकामी रवायतें होती हैं और हमारे अपने मकामी सिलसिले होते हैं कल्चर के, तहजीब और तमद्दुन के, और तहजीब और तमद्दुन की बेहतरीन का इजहार वो जबान में होता है और शायरी जबान के साथ ताल्लुक रखती है। अब इंटरटेक्सचुअलिटी एक और नजरिया सामने आया है। हालांकि टी.एस. इलियट ने कहा था कि ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जो ये इंटरटेक्सचुअलिटी मसला है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट, पुराना टेक्स्ट उस पर नया टेक्स्ट नहीं, जो पुराने मतून हैं वो आपकी तलमीहात हैं, वो आपके लोकगीत हैं, वो आपका लोक अदब है, वो आपका स्कल्पचर है, वो आपकी पेंटिंग्स है, वो आपकी मुसव्वरी है, वो आपके जो क्या कहते हैं, जो सर्द गर्म जितने भी हैं, जगह हैं, परिंदे हैं, पेड़ पौधे, रज़्मिये, वो हमारे टेक्स्ट से। अब पिछले 35 साल से न्याय त्रयो माय थयो पानमोन या ध्यान थो महकम आई कुरानस जान थो कृष्ण भगवानस, ये चीजें अब आने वाली नहीं है। अब हम कहेंगे कि हम प्रीच करेंगे कि हिंद रटन नाम खूर वायन अहल दीन नाव ये मुल्क चलाओ पानवन, ये न ये अब ये शायरी का मैंडेट है और न इस जमाने में ऐसी शायरी हो सकती है, अपने जमाने में उसकी अपनी रेलेवेंस थी। मैं कामिल साहब की एक कुछ पढ़ना चाहूंगा। गच मेन कशीर से दुहै आयर बाल, महदेव नजर नागवुजिन चौन तरफन, महदेव लफ्ज आ गया है, आयर बल आ गया है, संगरन से दुहै माँ गंडन प्रेन मलमल, मरगन से दुहै जीट सुवन दो वर्तन। ये कसीदा उन्होंने असल में जो कश्मीर का कसीदा लिखा है, अपना कसीदा लिखा है, लेकिन असल में ये कश्मीर का कसीदा। अब दूसरी शिन पीछू सरापाय शिवागम, आगम गुलिस्तान अबजद खामोश संसार तो नज नज वसान शीन, शायद छु बट अवतार लिखा बान असरवद, बानासुर कथा लिखता है बट अवतार। ये हमारी तलमीहात है, ये हमारे इस्तिआरे हैं और ये हमारी टेक्सचुअलिटी है जिसको अब नए सिरे से रिवायत किया जाता है।
बिल्कुल आपका जी मैं थोड़ा सा मैं आपकी तरफ दोबारा मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा जनाब डॉक्टर आजाद, लेकिन मैं अजीत सिंह मस्ताना जी, आप अगर सुन रहे हैं तो आप आइएगा, जरा ये बताइएगा डॉक्टर आजाद साहब का ये कहना है कि जो हमारा वो भाईचारा, वो मिलसार जिसे हम कहते थे, वो हमारे अदब और शायरी में अब नजर नहीं आ रहा है और ना आएगा। आप कहां तक इससे इत्तेफाक करते हैं? जी कहूँगा कि जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं उसमें उसकी प्लूरलिज्म जो आपने फरमाया है, उसमें हमारा जो अनुवाद हमने किया, जो तर्जमे हुए हैं हमारी जुबानों के आपस में, पंजाबी से कश्मीरी और कश्मीरी से पंजाबी, इसका भी बड़ा एक अहम रोल रहा है जी। यहाँ मैं जरूर बात करना चाहूँगा जनाब फाजिल कश्मीरी जी की। उन्होंने 3 हमारी गुरबानी के जो मजमूए हैं, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब और सलोक महला 9वां, इन 3 बानियों का कश्मीरी में मंजूम तर्जुमा किया है। और मैं समझता हूं कि इस किस्म के काम जो हमारे हुए हैं, ये इस हमारे आपसी जो मेल मिलाप को, एक दूसरे को के दर्शन और उस फलसफे को समझने के लिए बहुत ही कारआमद साबित होते हैं। मैं उनकी एक मिसाल, छोटा सा गुरबानी हमारी सुखमनी साहिब से है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। इसका कश्मीरी में तर्जुमा मरहूम फाजिल कश्मीरी जी ने किया है। अक्सी मोला सुन नाम सिमरुन, दुख तय फिक्रन सबजम सूर, जानस पानस लोच लथ वास्यम, सुख तय राहत प्रामनपुर। गुज़श्ता दिनों गुरु गोविंद सिंह जी का एक फारसी में एक शाहकार जफरनामा, शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये फारसी में उन्होंने तख्लीक की है, तो उसका तर्जुमा सामने आया है। ये भी कश्मीरी में काजी हिलाल दिलनवी साहब ने किया है, ये कुछ 1-2 महीने पहले ये शाया हुआ है। मैं इसकी भी एक आपको थोड़ी सी एक झलक दिखाना चाहता हूं। कामिल कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़िक रहाकुन रहीम, ये गुरु साहिब का वो शेर है। कश्मीरी में दिलनवी साहब ने इसका तर्जुमा किया है, करीमा करम तस शिजामुत तशान सॉरी करीमा करम तस अज़त शान, रहीमा रहम कर उन्हें मेहरबान। तो ये जो कोशिशें हुई हैं, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ इनकी ज़रूरत भी है। पंजाबी अदीबों ने शेख नूरुद्दीन वली साहब, लाल देद, कश्मीरी के बाकी जो मुमताज़ शायर हुए हैं, उनका तर्जमा भी पंजाबी में हुआ है। अभी जो बात चल रही थी, जिस तरह ज्ञानी करतार सिंह कोमल जी ने एक बहुत ही अच्छा जो है, उन्होंने कुछ गीतों के तर्जमे किए हैं। जैसे महजूब का गीत है जो बहुत ही मशहूर है, खुश जानानो, इस गीत का तर्जुमा ज्ञानी करतार सिंह कोमल जी ने किया है। हबा खातून के रूहानी गीत ब्रह्मदित न्यूमुख, इस गीत का तर्जुमा किया है। अब्दुल अहद आज़ाद के सदाबहार गीत गुलशन वतन से सोने का पंजाबी तर्जुमा भी ज्ञानी करतार सिंह कोमल ने किया। इसी तरह से हमारा जो लोक विरसा है, राय तरंगनी से कुछ अजीत सिंह मस्ताना जी, आप इस बात से मुतफिक नजर आते हैं कि आजकल के भी नौजवान शायर जो हैं, जो वो लिखते हैं, उसमें भी वो उस कल्चरल प्लूरलिज्म को फरोग देने की जो है बात करते हैं, और ये होना चाहिए। मेरा यही सवाल जो है, बिल्कुल करते हैं। मेरा यही सवाल जो है, जी जावेद साहब एक जी बताइए। जावेद साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वादी के जो हमारे गरीब शायर हैं, जो शायर हैं या कहानीकार हैं,
बीते 30 वर्षों में हमारी इतना कलाम लिखा गया, इतनी किताबें आई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। तो ये जाहिर करता है कि हमारे कलमकारों ने अपने फर्ज को पूरा समझा है, जो चीज महसूस की है उसको लिखा है, और इसी का नतीजा है कि काफी हमारा जो लिटरेचर है वो इस पीरियड में सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम सैफी साहब। आपने अजीत सिंह मस्ताना जी को भी सुना और आपने डॉक्टर नजीर आजाद साहब की बात सुनी, जिन्होंने ये कहा कि आजकल जो पिछले 3 दहाइयों से जो हमारा लिटरेचर सामने आ रहा है उसमें एक बिटरनेस पाई जाती है, एक वो गैसा मिलता है। क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं जनाब गालिब साहब? यहाँ पे इत्तेफाक ना इत्तेफाकी की जी जावेद साहब, यहाँ पे इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी की बात नहीं है। हम टॉपिक पे ही टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, वहीं से बात खुलेगी कि इत्तेफाक कहाँ पे है और ना इत्तेफाकी कहाँ पे है। मसलन मैं इस बात से ना इत्तेफाक मेरा इत्तेफाक नहीं है आजाद साहब के साथ कि आज ये नहीं है, ये था। जी हाँ, ये बात हकीकत है कि गुलाब सैफी आजकल लाल चौक लिख रहा है, ये एक हकीकत है। ठीक। और राजेश रैना हिजरत लिख रहा है, अपनी हिजरत का। ये दो आप झुटला नहीं सकते हो, ये आपको अब वक्त ने दे दिया है, ये तो रहेगा। लेकिन जहां पे हमारा रसूल मीर छोड़ के गया था कि वो जो हमारी लैंग्वेज ने हमें दिया है और जो हमारे कल्चर ने हमें दिया है, हमारी जबान हमें बांध के रख रही है, हम चाहे कितना भी भागना चाहें। सपोज अगर रसूल मीर ने उस वक्त कहा मतलब बात करना चाहता है वो दूसरे मजहब का सहारा लेकर, बात वही है इंसानियत की। क्या सीताई गात कर लोल नारस बालियारस पद, सीताई गात कर लोल नारस बालियारस पद, कम गीत वन वन राम कुरुन राम निगारो। ठीक, लेकिन ठीक है, अब किसी पैनलिस्ट का ये कहना है अब ये नहीं, क्यों नहीं? लाल चौक जहां गुलाब सैफी ने लिखा वहीं पे उसने ये लिखा है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी की बात आ रही है, प्लूरलिज्म की बात आ रही है। यहाँ पे हमारी प्लूरलिस्टिक जो वो पूरी दुनिया में है, वो कश्मीर में भी है। हमारी एक औरत भी है ना, जहां मर्द है वहां औरत भी है। तो वो दर्द लिए भी हम, वही गुलाब सैफी ये भी कह रहा है उसी तरह से जिस तरह रसूल मीर ने सीताई गात कर वो कहता है कि चेटे पूरे कुरुथ वनवास, गुलाब सैफी ने लिखा वनवास लफ्ज निकाल के उनके मजहब से बात पूरी इंसानियत की, उस औरत की के दर्द की बात कर रहे हैं कि चेटे पूरे कुरुथ वनवास पनुन पुज अजतामत सीताई गंडित तेम कायरे तिथई कंछे मदनु। क्यों कहा, क्यों कहा गुलाब सैफी ने? ये अगर गुलाब सैफी ना भी चाहता या राजेश रैना ना भी चाहेगा, उसको लिखना पड़ेगा, ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, ये भी एक हकीकत है। इसमें भी इसमें हकीकत ये भी है गुलाब साहब के शायर जो है, शायर एक माशरे का एक हसास इंसान होता है, अदीब माशरे का एक हसास इंसान होता है, और जो भी माशरे में तब्दीलियां होती हैं उनको तो उसके बारे में कहना है, लिखना है। लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है जी वो यही है, वही पे आता हूं मैं आता हूं वहीं पे। जी 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 फरमाइए। आप मुझे और कहने दीजिए। अब मैं यहाँ पे ये कहूंगा, यही गुलाब सैफी ये भी लिख रहा है कि जो इनको इस समाज को 2 हिस्सों में देख रहे हैं, ठीक, 2 हिस्सों में देख रहे हैं, आप बटा हुआ देख रहे हैं। सपोज आप 30 साल में ये हुआ है वो हुआ है, वो कहता है कि वुचुत से काज वुचुत से नाल तो नालस वुचुत से चाक सदा, अलग अलग, वुचुत से चाक वुचुत से नाल तो नालस वुचुत से चाक सदा, वुचुत न काज जिकाजस बटन करीब छुना, ये एम लिबास शो ये काज छु तति छु बटन येल यम रलन छ सु छ एक लिबासच सोय कश्मीरियत यत कश्मीरियत वोनुक यत बे क्या वोनुक यत कोशुर वोनुक, कोशुर छुन हुंद, कोशुर छुन मुसलमान, कोशुर छुन सिख, कोशुर छुन बौद्ध, कोशुर छु कोशुर। ठीक, यमन गए हालातो नहीं यम मैं वनु ना मैं ल्योख लाल चौक ल्योख में
अभी रिसेंटली मैंने पब्लिश किया वो लाल चौक ल्यूक में सुशा हकीकत राजेश रैना छु गोरकन लेखन हिजरत बहसा आस अत पे नीरित ठीक मकान त्रवित आस सह हकीकत लेकिन ये हकीकत कि तम काज तो बटनिक पट वन तुस सनिस अत कशर लिबासस अख शूब बनावन यह मोन अगर राजेश रैना साहब जनाब आजाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा लेकिन मैं जरा क्योंकि गुलाब सैफी साहब ने नहीं एतराज नहीं किया मैंने आप ही की बात चलाई एतराज नहीं मैं अपनी सफाई क्योंकि मेरी बात शायद नहीं समझी पा चलें मैं आपकी तरफ आऊंगा आजाद साहब मैं आपसे इस पे आप मैं जी लेकिन मुझे जरूर थोड़ा सा जरूर मैं आपको मौका दे दूंगा लेकिन इससे पहले हो सकता है कि कोई और पैनलिस्ट आपसे कुछ पूछना चाहें। जनाब बशीर साहब आप इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं ताकि शायद फिर आजाद साहब आप दोनों को जवाब दें। जी 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 अब मैं सैफी साहब को भी मैंने सुना और डॉक्टर नजीर आजाद साहब को भी। नजीर आजाद साहब ने जो बात कही वो अपनी जगह बरहक है और सैफी साहब ने जो कहा वो अपनी जगह है। ठीक ये हम आज भी ये समझते हैं कि कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, जब ये अकेले में मिलते हैं तो ये दोस्त हैं जी, लेकिन जब ये अपने गुट में मिलते हैं तो दुश्मन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि राजेश रैना साहब बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, ब्रॉडकास्ट मैनेजर हैं, उन्होंने वो लिखते हैं, लेडी शाह भी लिखते हैं और बाकी चीजें भी, हिजरत भी लिखी है, लेकिन वो हिजरत करके नहीं गए, लेकिन हिजरत का दर्द महसूस करते हैं जिस तरह से इन्होंने कहा लाल चौक नज़ीम मैंने लिखी। क्या मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो दर्द कश्मीर ने सहा पिछले 30 साल से, उस पे किसी ने लिखा? बरमला नहीं लिखा। लिखेगा तो कहा जाएगा ये कुछ दूसरी सोच का है, इंतहा पसंद सोच का है। कहने का मतलब ये है कि इल्म अदब के दायरे में और उसकी फीलिंग्स को शायर या अदीब या कहानीकार की नफ्सियात पे छोड़ दीजिए। जी नजीर आजाद साहब ने बरहक कहा, अब वो रस नहीं रहा, अब वो ट्रस्ट नहीं रहा अभी, लेकिन उसको ब्रिज करने में वक्त लगेगा। जिस तरह से कहते हैं कि दिल के जख्म भरने को वक्त लगता है, तो वो वक्त लगेगा। लेकिन बशीर आरिफ साहब वक्त तो लगेगा, लेकिन जब तक हम उसकी कोशिश नहीं करेंगे, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके लिए अब देखिए मैं कश्मीर की बात करता हूँ। कश्मीर में सरकारी जबान उर्दू थी, महकमा आबपाशी था, उसको आपने रातों रात जल शक्ति विभाग कर दिया। ये इस पे हम बात करने, इसे नैरेटिव बदलता है, नैरेटिव बदलने बात दरअसल ये है आरिफ साहब कि ये जो कुछ मामलात हुए हैं या हो रहे हैं, ये एक अलग किस्म के मौजूआत हैं जिन पे हम बात कर लेंगे। मेरा सवाल बिल्कुल जो है ये एक डायरेक्ट सा सवाल है और बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन टू डॉक्टर अथर जिया साहिबा जो आई हैं, अभी जुड़ गई हैं हमसे दोबारा। डॉक्टर साहिबा, मैंने अपने पैनलिस्ट से ये पूछा था कि जो हमारे आजकल के नए शायर, अदीब, कलमकार हैं, जो कश्मीर की सूरत हाल रही है, या पंडित लोग चले गए, कश्मीर के अंदर एक इंतशार रहा, जाहिर सी बात है अदीब ने लिखा, शायर ने उस पर लिखा, लेकिन क्या वो प्लूरिस्टिक कैरेक्टर जो हमारा है, जो वो आपसी भाईचारे का तस्वुर है, वो इससे कहीं खत्म तो नहीं हुआ है? क्या है या खत्म हुआ है? आपकी इस पे क्या राय है? ये जो सवाल है
इस पर पिछले 15 सालों में बहुत काम हुआ है और बहुत लिखा गया है, स्पेशली सोशल। किसी एक पैनलिस्ट की माइक ओपन है, अगर वो बंद करें तो मैं ठीक तरह से बोल पाऊंगी। शायद गुलाब रफी साहब की माइक ओपन है और आपकी भी। चलें। तो जो प्रोफेसर आजाद साहब ने he earlier mentioned intertextuality and then he was also talking about meta narratives. I think उन्होंने जो बात कही मैं उसी को थोड़ा सा वजाहत से कहूंगी कि इंटरटेक्सचुअलिटी के माने हैं कि एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है और उसके बाद आपका लिटरेचर बनता है। पिछले 30 सालों में जो कश्मीर में हुआ और जो पिछले 72 ईयर्स से कश्मीर में हो रहा है, अगर आप लिटरेरी इंसानों को जो लिखते हैं, जो तहजीब को आगे बढ़ाते हैं, अगर तो तुम समझान छुक ना शीशे तिम छी शीशिक पट आसान तिम छी यु वुछन त तिछु तिछु अक पनुन पान वुछान तत मस बे छी तिम ते वुछान पनुन पान। So what we are actually doing, what the literary people do is they show you the mirror and they also see themselves at the same time. And what is happening in the last 30 years and especially in the last 15 years is that the mirrors are becoming more and more palpable. जो नाम आपने earlier आपने लिए जैसे सिद्धार्थ गिगू का नाम लिया, मिर्जा वहीद का नाम लिया, निताशा कौल का नाम लिया, उसमें मैं अपने कुछ कोलीग्स का नाम भी ले सकती हूँ। मोना भान है, दीप्ति मिस्त्री है, जो कि पंडित बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी लिखते हैं और वो बिल्कुल हट के लिखते हैं। वो एक्चुअली वो अपनी अक्कासी करते हैं, वो पंडित बरादरी को देखते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि कहाँ पे खामियां रही हैं हमने, और इन खामियों को वो they don't shove them under the carpet. They're actually bringing that to light. They're kind of like creating this what Professor Azad was reflecting to as this meta narrative. And in that sense, जब आप प्लूरलिटी की बात करते हैं, आप प्लूरलिटी को एक मेरिट बनाते हैं कि हमें फिर सब कुछ उसमें फिट करना है। But the problem is कि plurality is not an issue. We'll always be plural. हम हमेशा एक इज्तिमाई सकाफत रहेंगे, मगर कैसे रहेंगे, that is what is most important at the moment. अगर आप अभी देखें जो वेपनाइजेशन हो गई है दोनों कम्युनिटीज की अगेंस्ट ईच अदर, जैसे बहुतों ने यहाँ पे कहा है कि when we meet each other personally तो एक बात होती है, मगर एक इज्तिमाई तौर पे अगर एज कम्युनिटीज मिलते हैं तो बहुत वेपनाइजेशन, बहुत सारा आपस में लॉट ऑफ डिसनेंस, और वो डिसनेंस अब लिटरेचर में भी है। अगर आपके पास एक एंथोलॉजी है जिसमें मेजॉरिटी में मुसलमान ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, तो दूसरी एक एंथोलॉजी है जिसमें पंडित बरादरान है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक की पेन ज्यादा है, एक की पेन कम है, दैट वी हैव टू स्टार्ट कंपेयरिंग पेन, किसकी ज्यादा किसकी कम, बट वी हैव टू मीट दिस रियलिटी हेड ऑन कि who we are as a political and social and cultural entity at this particular moment. और मुझे लगता है कि आपके सारे जो यंगर जनरेशन राइटर्स हैं और मेरी जनरेशन के राइटर्स हैं, चाहे वो हमारा लिटरेचर हो, चाहे वो हमारा सोशल साइंस का कुछ लिखा हुआ एनालिसिस हो, वो उस चीज को बखूबी रिफ्लेक्ट करता है। मगर आपको ये भी तस्कीन रखनी होगी कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि डिसोनेंस कहाँ है, हम ये भी देखते हैं कि डिसोनेंस कहाँ से आया और कैसे रिजॉल्व भी हो सकता है, एंड थ्रू लिटरेचर एज वेल। तो वैसा भी काम हो रहा है अभी, एंड इफ यू वांट सम लिंक्स टू दैट आई कैन श्योरली सेंड देम। या डेफिनेटली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातों की तरफ यहाँ पे हमारी तवज्जो मबसूल कराई गई है। वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है कि मज़ीद इस बारे में गुफ्तगू की जाए, लेकिन एक बात जो इस पूरे डिस्कशन में सामने आई है वो ये आई है कि कश्मीर जो सदियों से एक अमन, भाईचारे और सलामती का एक गहवारा रहा था और रहा है और अब भी है, उसमें जो दरारें पड़ी हैं उनको देखने की ज़रूरत है, और हर एक तबक़ाए फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को, लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आखिर इस पूरी उस रिवायत को किस तरह से कायम किया जा सकता है। 2 मिनट दीजिए। चले आजाद साहब, चले आजाद, मैं तमाम पैनलिस्ट से माजरत चाहूँगा कि मैं आजाद साहब को सिर्फ 1 मिनट के लिए लेता हूँ
اور اس کے بعد چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، آزاد صاحب کہیے. جو حالانکہ پروفیسر اطہر ضیاء صاحبہ نے میرا کام تھوڑا آسان کر دیا. جی جی جی. 2 نیریٹو چلے ہیں جس طرح گلاب سیفی صاحب نے کہا. پہلے میں گلاب سیفی صاحب سے یہ کہوں گا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں لکھنا چاہیے، جو بھی جس طرح لکھے وہ لکھے. اب میں نے کہا تھا استعارہ ہمارے پاس ہے، انہوں نے بٹن اور کارڈ کا وہ تو معمولی تشبیہ ہے، لیکن وہ بھی اسی زمرے میں فگریٹو لینگویج ہے. میں نے کہا تھا کہ فگریٹو لینگویج جو ہے وہ زیادہ کمیونیکیٹ کرتی ہے آج کل، کیونکہ جب ویپنائزیشن ہو گئی ہے تو نیائے تھیو یہ پریچنگ یہ اب زیادہ کام نہیں کرے گی. اب انہوں نے خود ہی کہا کہ بٹن اور کارڈ، تو انہوں نے میرے بات کی پشٹی کی کہ اب ہم استعاروں سے کام لیتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں نے لال چوک کے بارے میں نظم لکھی ہے، میں نے نہیں پڑھی ہے، میری بدقسمتی ہے، اور راجیش رینا صاحب نے لکھا ہے. چونکہ میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں نے کیا لکھا ہے وہ تو پڑھنے والے ہی کہیں گے، اور نہ میں صرف اپنے کسی دوست کا کہوں گا. میں یہاں پر 2 نیریٹیو چلے گئے ہیں. ایک ہے جو کشمیر میں لکھنے والے ہیں جو پین سہ رہے ہیں، جس کی طرف بشیر عارف صاحب نے اشارہ کیا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو مائگریشن کر کے گئے ہیں، وہ اپنی طرف سے پین سہ رہے ہیں. وہ لوگ اپنی جگہ پر اپنے نیریٹیوز بیان کرتے ہیں. جس طرح راجیش رینا صاحب ایک ہی نہیں ہیں، میرے دوست ہیں، سنیتا رانا پنڈت ہیں، بریجا بیتاب ہیں، باقی لوگ ہیں وہ. اب کشمیر میں شبنم قیوم صاحب، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا، کشمیر جاگ اٹھا. نعیم احمد مہجور کا دہشت زادی ہے. مقبول ساحل کی کتاب ہے شبستان وجود. خالد بشیر صاحب کی کتاب ہے دیدہ آب رواں. یہ چیزیں تو یہ پیرالل نیریٹیوز ہیں، اور یہ دونوں نیریٹیوز ایک دوسرے کو کاٹ کے چلتے ہیں. ڈاکٹر آزاد صاحب، آپ کا نیریٹیو، آپ کی بات ہم نے سنی اور آپ کا جو پوائنٹ تھا وہ سامنے آ گیا. بات جو ہو رہی تھی، میں ڈاکٹر صاحب بات جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاعر اور ادیب جو ہوتے ہیں، قلمکار جو ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے ایک حساس انسان تصور کیے جائیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ انہیں معاشرے سے ملتا ہے اس کی عکاسی وہ اپنے ادب پارے کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں. جو کچھ بھی اس پوری صورتحال میں، پوری ڈسکشن میں ہمارے سامنے آیا ہے، وہ یہی بات آئی ہے کہ کشمیر جو صدیوں سے ایک پلورلسٹک کلچر اور پلورلسٹک کریکٹر کا حامی رہا ہے، اس میں اگر کچھ گراڑیں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن وہ گیپ جو ہے وہ کس طرح سے پھر ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کن امور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہر طبقہ فکر سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے تمام پینلسٹس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئے، اپنی آرا رکھی، اور اپنے تمام سامعین و ناظرین سے بھی یہ کہتا چلوں کہ آج کا پروگرام 2020 کا آخری پروگرام تھا. آپ سے ملاقات اگلے برس یعنی کہ 2021 میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہو جائے گی. تب تک آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کا خیال رکھیے. والسلام.